इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। नहीं जाएगा हिंदुस्तान। आधी आबादी का अधिकार, इनकार पर आर पार। दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। बीजेपी का प्लान, अब देश भर में अभियान। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। बेटियों के हक पर सियासी टक्कर। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। विपक्ष ने रास्ता रोका, क्यों महिलाओं से धोखा। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। विशेष महिला आरक्षण बिल। वो बिल जिसे सर्वसम्मति से पास होना चाहिए था, वो सियासी अड़ंगों की भेंट चढ़ गए। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच जब वोटिंग हुई तो नतीजे ने सबको चौंका दिया। आज बात करेंगे उस सियासी दंगल की जिसने दिल्ली से लेकर पूरे देश की सड़कों पर विरोध की आग भड़का दी है। प्रधानमंत्री जी ने तो एक ऐतिहासिक कदम उठाया था कि इस देश की 50% आबादी, जो आधी आबादी जिसको कहते हैं, आधी आबादी महिलाओं को का है और आधी आबादी को संसद में 33% आरक्षण देके उनके साथ न्याय करने वाला कदम था। अब उनको इसको गिरा के बड़ा आत्मसंतुष्टि हो रही, तो यही कांग्रेस का चरित्र है। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 131वां संविधान संशोधन बिल को लागू करने के लिए संशोधित प्रस्ताव लेकर आई थी। इस संवैधानिक संशोधन को पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। लोकसभा में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट। समर्थन ज्यादा होने के बावजूद बहुमत का आंकड़ा यानी 2/3 न छुपाने के कारण ये बिल गिर गया। विपक्ष ने परिसीमन और ओबीसी कोटे की मांग को लेकर एकजुट होकर वोटिंग की, जिससे ये ऐतिहासिक सुधार पूरा नहीं हो पाया। संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में। इन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं, जो महिलाएं कश्मीर की थी उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध करना है और ये तो उसका हाइट हो गया कि इतने ऐतिहासिक संवैधानिक पहल थी उसको फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। बिल गिरने के तुरंत बाद बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता बताया और कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। राहुल गांधी की नीति, नियत और नाटक सब लोग ने देख लिया। ये कोई डिले नहीं था, ये उनका डिजाइन था, जहां वो चाह रहे थे कि लोगों को गुमराह करना। ओबीसी सब कोटा हमेशा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमेशा है। आप आपके 33% से दीजिए ना। वहां समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, वहां कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, वहां डीएमके कुछ नहीं बोलेगी। डीएमके बोलेगी कि नॉर्थ साउथ इम्बैलेंस। क्या इम्बैलेंस, जब 39 सीट्स को आपको 59 दे रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष महिला विरोधी है और शेम ऑन यू। अगले ही दिन बीजेपी और एनडीए ने देशव्यापी प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया। दिल्ली से लेकर कानपुर तक बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। आज राजनीति के केंद्र में महिला सशक्तिकरण है।
लेकिन हकीकत ये है कि 2024 तक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या केवल 15% के करीब रही है। कानून तो बना, लेकिन संशोधनों पर मचे इस घमासान ने भविष्य को धुंधला कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सचमुच कोटे की लड़ाई है या फिर आने वाले चुनावों के लिए एक बड़ी सियासी बिसात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज हम बात कर रहे हैं उस बिल की जो देश की आधी आबादी को संसद में 1/3 हिस्सेदारी देने का वादा तो करता है, लेकिन फिलहाल सियासत के चक्रव्यूह में उलझ गया है। संसद के विशेष सत्र में जो हुआ उसने इस ऐतिहासिक सुधार की राह में एक बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया है। महिला आरक्षण संशोधन बिल के गिर जाने के बाद प्रधानमंत्री ने न केवल देश की आधी आबादी से माफी मांगी, बल्कि विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जब बिल विफल हुआ तो विपक्षी दलों का मेज थपथपाना देश की हर बेटी का अपमान था। प्रधानमंत्री ने इसे विपक्ष का एक ऐसा पाप बताया जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। मनुवाद ओवर संविधान। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती। हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। 18 अप्रैल 2026 की वो शाम देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने आए, उनके चेहरे पर गंभीरता थी और शब्दों में नारी शक्ति के प्रति संवेदना। महिला आरक्षण की राह में आई रुकावटों पर पीएम ने न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि विपक्ष के रवैये पर ऐसा पलटवार किया जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत देश की माताओं, बहनों और बेटियों से माफी मांग कर की। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष के व्यवहार पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब सदन में बिल गिरा तो कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी जैसे दल खुशी मना रहे थे। पीएम ने इस पर कहा कि ये दल नारी शक्ति की हार का जश्न मना रहे थे। जब बिल विफल हुआ तो ये लोग मेज थपथपा रहे थे। ये खुशी नहीं बल्कि देश की हर महिला के सम्मान पर प्रहार था। उन्होंने इसे विपक्षी दलों का भ्रूण हत्या जैसा कृत्य करार दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं।
विपक्ष का मुख्य विरोध परिसीमन को लेकर था, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को लेकर। पीएम ने सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ गारंटी दी कि परिसीमन से किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। अपने संबोधन के आखिर में पीएम मोदी ने अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि भले ही आज हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन देश की 100% महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि विपक्ष को इस पाप का परिणाम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पीएम ने अंत में कहा कि हर बाधा को पार कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना ही उनका लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार ने जिस 131वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से ही लागू करने की कोशिश की थी, वो लोकसभा में 2/3 बहुमत न मिल पाने के कारण गिर गया। इस हार के बाद आज देश भर में सियासी माहौल गर्म है। दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन करती दिखीं, तो वहीं विपक्ष से अपनी संवैधानिक जीत बताता दिखा। सवाल यह है कि क्या महिलाओं को उनका हक देने के लिए यह लड़ाई वाकई उनके सशक्तिकरण पर है, या फिर यह सिर्फ चुनावी बिसात बिछाने की एक कोशिश है? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। क्या भारत की आधी आबादी को उनका हक मिल पाएगा? अप्रैल 2026 संसद में एक ऐतिहासिक बिल गिर गया। समर्थन में 298 वोट और विरोध में 230 वोट, लेकिन 2/3 बहुमत की कमी ने 33% आरक्षण के सपने को फिर से अधर में लटका दिया। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। संविधान पर आक्रमण था नीचे रखो और इसको हमने हरा दिया। कैसे बीजेपी ने इस हार को विपक्ष के खिलाफ एक बड़े हथियार में बदल दिया और क्यों राहुल गांधी इसे संविधान पर हमला बता रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीजों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। आज कांग्रेस के प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि
महिलाएं याद रखेंगी। ये सत्य है। बिल गिरने के तुरंत बाद बीजेपी ने विपक्ष पर चौतरफा हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक श्रेय की चिंता में महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल नहीं चाहते कि महिलाएं नीति निर्धारक बने। राजा जी एक मिनट मुझे सुनो, बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? बीजेपी ने इसे महिला विरोधी मानसिकता का सबूत बताया और कहा कि राहुल गांधी की टीम ने आधी आबादी को धोखा दिया है। ये विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश थी। विपक्ष ने जो साजिश रची है उसका सीधे का सीधा असर महिलाओं के ऊपर पड़ा है और विपक्ष ने जो ये घिनौना काम किया है इसके लिए जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सरकार ने कांग्रेस के परिसीमन के दावे को लेकर पलटवार किया कि विपक्ष दक्षिण भारत को डराकर देश बांटना चाहता है। देखिए, महिला आरक्षण से हमारा विरोध ही नहीं था। हमारा विरोध परिसीमन पर है। परिसीमन में आप जिस तरीके से परिसीमन करना चाह रहे थे उससे देश के अंदर एक अजीब माहौल होता और पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से ढालना चाहते हो तो ये मुमकिन नहीं होगा। देश के अंदर जिस तरह का माहौल आप बना करके सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हो, अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत की लड़ाई शुरू कर देते आप, तो हम उसके विरोध में थे और इसीलिए उसका पूरा विपक्ष ने एक साथ होकर के विरोध किया। लेकिन वो लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग के खिलाफ। राहुल गांधी के आवास के बाहर भी आज प्रदर्शन की तैयारी है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कैसे बताएंगे कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है? नहीं, हम तो महिला आरक्षण लाने वाले हैं। 96 में हम ही तो लेकर आए थे भाई। लोगों को कैसे बताएंगे? लोगों को पता है, लोगों को पता है अच्छी तरह से। देना नहीं चाहते, ये देना नहीं चाहते कुछ भी। अगर इनको पता नहीं था कि दो तिहाई बहुमत चाहिए, ये जानते थे कि ये नहीं होगा जब तक विपक्ष के साथ आपके बैठ करके बात नहीं होगी। जब तक विपक्ष के साथ बैठ के आप तय नहीं करोगे तब तक कैसे मुमकिन था? तो ऐसा क्यों किया इन लोगों ने जानते हुए कि गिर जाएगा? इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट चल रहा है। पहले होर्डिंग लगाए कि नारी शक्ति, नारी वंदन अधिनियम लाएंगे, जबकि वो तो पहले से पास हुआ था। उसमें तो कुछ था नहीं। परिसीमन के ऊपर था। परिसीमन ये अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो परिसीमन अपने हिसाब से करके ये सबका प्रतिनिधित्व खत्म करना चाहते हैं। संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में। इन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं। जो महिलाएं कश्मीर की थी उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध करना है और ये तो उसका हाइट हो गया कि इतने ऐतिहासिक संवैधानिक पहल थी उसको फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। कांग्रेस ने साफ कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि देश के चुनावी नक्शे को बदलने और दक्षिण भारत की सीटें कम करने की साजिश थी। उन्होंने चुनौती दी कि सरकार 2023 वाले कानून को आज से ही बिना किसी शर्त के लागू करे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से विपक्षी दलों ने जिस ढंग से महिलाओं का विरोध करके आधी आबादी को देश की मुख्य धारा में आने से रोका है, ये बहुत ही दुखद है। प्रदेश की महिलाएं इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी और कांग्रेस को तो इसका खामियाजा, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कल से ही बड़ी संख्या में महिलाएं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दफ्तरों को घेर रही हैं और उनसे पूछ रही हैं कि हमारा हक कब तक लूटोगे आप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारा दिया, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। इन सब ने तय कर रखा था कि हम किसी भी हालत में महिलाओं को विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचने नहीं देंगे। कुछ भी कहा, कभी कहा कास्ट के ऊपर दो, कभी कहा रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डीलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है
कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं। बीजेपी ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने और विपक्ष को एक्सपोज करने का अभियान छेड़ दिया है। डिलिमिटेशन जो एक्ट है वो तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनना है, डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से क्या क्या करना है, वो नियम पुराना जो कांग्रेस समय का जो नियम है सेम है, एक फुल स्टॉप कोमा तक नहीं है, सेम डिलिमिटेशन जो जितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है सेम अमेंडमेंट को कॉपी पेस्ट ही है। वो कांग्रेस जमाने का डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, वही कानून है। सियासत की इस जंग में बिल तो गिर गया, लेकिन 2029 के चुनावों की बिसात बीत चुकी है। बीजेपी इसे नारी शक्ति के अपमान के मुद्दे पर जनता के बीच ले जा रही है, तो विपक्ष इसे संविधान बचाने की लड़ाई बता रहा है। क्या महिला आरक्षण सिर्फ नारों तक सीमित रहेगा या वाकई संसद में 33% महिलाएं दिखेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी इसे आगामी विधानसभा और 2029 के चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाएगी। पीएम मोदी ने पहले ही चेतावनी दी है कि नारी शक्ति इस अपमान का बदला लेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी सफाई को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। जोरदार प्रदर्शनों के बीच वार पलटवार का यह दौर लगातार जारी है। संसद में बिल गिरना बीजेपी के लिए सिर्फ हार नहीं, बल्कि विपक्ष को एक्सपोज करने का एक मौका बन गया है। बीजेपी ने विक्टिम कार्ड और आक्रामक नैरेटिव का प्लान तैयार किया है। एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। ये ऐतिहासिक बिल 2023 में पास हो चुका था, लेकिन दोबारा उसमें संशोधन करने के लिए यही लोग थे, इन्हीं की ड्राफ्टिंग करने वाले लोग थे, लॉ के सेक्रेटरी वही थे, कोई अधिकारी बदला नहीं। फिर क्या जरूरत पड़ गई थी उसमें संशोधन लाने की? और संशोधन लाने के बाद भी आपने परसों रात में 9 बजे पुराने वाले बिल को नोटिफाई कर दिया, तो फिर इस पर चर्चा कराने की और वोट कराने का कोई औचित्य नहीं था। सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि केवल वोट की दृष्टि से चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी दृष्टि से। और ये भूल गए कि पश्चिम बंगाल में ममता जी 40% से ज्यादा वैसी महिलाओं को ऑलरेडी दे चुकी हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा आपका 33%? बीजेपी ने 18 अप्रैल को काला दिन घोषित कर देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पार्टी का संदेश साफ है, हमने हक देना चाहा, विपक्ष ने छीन लिया।